खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। यह बुलेटिन खास इसलिए है क्योंकि इसमें हमारे देश भर के रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ते हैं जो अपने अपने राज्य के बारे में हर बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। पूरे दिन क्या क्या होने वाला है और किस बड़ी खबर पर नजर रहने वाली है, चाहे वो राजनीतिक जगत की खबर हो, क्राइम की खबर हो या फिर कोई और खबर हो, हर खबर पर आप तक हमारे रिपोर्टर पहुंचाएंगे इन तमाम चीजों को लेकर पहली खबर, और उनसे करेंगे हम चर्चा भी। इसके साथ ही हर राज्य में मौजूदा हालात क्या हैं इसके बारे में भी होगी चर्चा, और साथ ही साथ किस तरीके के आने वाले वक्तों में राज्यों को लेकर और भी क्या खबरें हो सकती हैं, पूरे दिन का क्या अपडेट होने वाला है। तो चलते हैं, आपको हमारे जो रिपोर्टर्स हैं इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे साथ मौजूद रहेंगे और हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। तो लगातार जो परिस्थितियां इस वक्त बन रही है और इन परिस्थितियों के बीच में देश के क्या हालात हैं, राज्यों के क्या हालात हैं, वही हमारे जो रिपोर्टर्स हैं इस वक्त बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलग अलग जगहों से हमारे रिपोर्टर्स आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अरविंद हमारे साथ राजस्थान से जुड़ रहे हैं, श्रीकांत प्रत्यूष बिहार से जुड़ रहे हैं, और इसके अलावा पंकज चतुर्वेदी उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, और इसके अलावा हमारे साथ भोपाल से भी शरद सीधे जुड़ चुके हैं। सबसे पहले श्रीकांत, मैं आपके पास आता हूं, क्या खबर है आपके पास आज बड़ी बिहार से? देखिए, बिहार में जो कोरोना का संक्रमण है काफ़ी तेज़ रफ्तार से बढ़ रहा है और एक दिन में 140-42 अगर मामले सामने आने लगे तो राज्य सरकार की चिंता बढ़ जाना स्वाभाविक है। तो बिहार में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है और ऐसे में संक्रमण कई गुना बढ़ गया है और कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1300 के पार हो गई है। तो बिहार सरकार की नींद उड़ी हुई है और इसी वजह से जो केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 04 का अनाउंसमेंट किया है, उसमें कुछ छूट देने की ऐलान किया है, उस छूट का लाभ बिहारी नहीं ले पाएंगे क्योंकि बिहार में संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज है। बिहार में संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, यहाँ तक कि पुलिस वाले भी नहीं बचे हैं, IAS अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं बचे हैं, सब इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो जब कोरोना योद्धा ही चपेट में आने लगे तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। तो इस गंभीरता को देखते हुए, इस संक्रमण के तेज रफ्तार को देखते हुए बिहार सरकार ने लॉकडाउन 04 में कोई छूट नहीं देने का फैसला लिया है। तो कोचिंग संस्थान तो पहले ही बता चुका हूं कि खुले रहेंगे, कॉलेज खुले रहेंगे, लेकिन वहां पर छात्र नहीं जा पाएंगे, केवल ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा होगी। लॉकडाउन 04 में केवल एक सहूलियत जो हो सकता है कि मिले लोगों को, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के बीच बसों का परिचालन हो, क्योंकि केंद्र ने कहा है कि राज्यों की आपसी सहमति से राज्यों के बीच बसों का परिचालन हो सकता है। तो प्रवासी मजदूरों को लाने ले जाने के लिए स्टेट बसें चलाई जा सकती हैं और मुझे लगता है कि इससे बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि बिहार के लोग, बिहार में भी झारखंड के बहुत मजदूर फंसे हुए हैं और झारखंड के बिहार में फंसे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में फंसे हुए हैं बिहार के लाखों मजदूर, और बिहार में भी उत्तर प्रदेश के कुछ लोग हैं। तो सबको अपने घर पहुंचाने के लिए ये बसें शुरू की जा रही हैं। तो मानकर चलिए कि बिहार के लॉकडाउन 04 में केवल बसों के परिचालन की अनुमति मिलेगी। मॉल, रेस्तरां सब कुछ बंद रहेंगे। हालांकि रेस्टोरेंट खोल दिए गए हैं, लेकिन केवल होम डिलीवरी की इजाज़त दी गई है और उसमें भी केवल उन्हीं लोगों को इजाज़त दी गई है जो पूरे नियम और शर्त का पालन कर रहे हैं। तो बिहार में संक्रमण की रफ्तार बढ़ गई है। क्वारंटाइन सेंटर पर लगातार मजदूर आ रहे हैं और खाने पीने को लेकर भी हंगामा हो रहा है। मजदूरों का कहना है कि क्वारंटाइन सेंटर पर जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है, खाने में कीड़े मिल रहे हैं, कहीं पर एक ही चापाकल से सैकड़ों मजदूरों को काम चलाना पड़ रहा है, एक ही बाथरूम का इस्तेमाल सैकड़ों मजदूर कर रहे हैं। तो जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ भी संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बैठकें कर रहे हैं, कल भी उन्होंने बैठक की थी और सभी जिलाधिकारियों को कहा था कि जो भी पंचायत स्तर के क्वारंटाइन सेंटर है उनको अपग्रेड किया जाए, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शौचालय बनाए जाए, वहाँ पर सभी मरीजों को सम्मान किट दिया जाए। सम्मान किट के तहत साबुन, तौलिया और भी 8-10 सामान हैं जो दिया जाएगा मजदूरों को। तो उन सम्मान किट के जरिए मजदूर क्वारंटाइन सेंटर में सुरक्षित रहेंगे। तो बिहार सरकार लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन संक्रमण को रोक नहीं पा रही है। पटना में भी काफ़ी तेज़ी से संक्रमण बढ़ा है। राजधानी पटना पहले सुरक्षित माना जा रहा था, लेकिन पीछे 15 दिनों से ये रफ्तार इतनी तेज हुई है कि पटना वालों के बीच आतंक है।
और जो सब्जी बाजार में छूट है, राशन की दुकानों पर जाने की छूट है, वहाँ पर जो फिजिकल डिस्टेंस है उसका पालन नहीं हो रहा है, इसलिए संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। जी चलिए, अब श्रीकांत, वाकई संक्रमण की रफ्तार तेज हो रही है और इसीलिए हम देख भी रहे हैं कि जो आंकड़े हैं उनमें बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि कुछ अच्छी खबरें ये भी हैं कि कुछ मरीज जो हैं वो ठीक भी हो रहे हैं। ये बिहार की हमने आपको पूरी खबर और अपडेट दिखाई, और अब सीधे रुख कर लेते हैं राजस्थान का। अरविंद हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद, लॉकडाउन 4.0 लागू हो चुका है, ऐसे में राजस्थान से क्या बड़ी खबर है आपके पास आज की? बिल्कुल, देखिए राजस्थान में भी लॉकडाउन 4.0 जो है वो आज से यहाँ पर शुरू हो चुका है। लॉकडाउन का चौथा चरण है और इसमें क्या कुछ छूट दी जाएगी, इसको लेकर आज फैसला होगा। हालांकि जो केंद्र सरकार की ओर से कल गाइडलाइन जारी कर दी थी उसमें कुछ अनिवार्य चीजें हैं जिनको मानना ही होगा। इसके अलावा राज्य भी कुछ चीजों पर फैसला ले सकते हैं, जिस पर आज कुछ फैसला यहाँ पर आ सकता है। एक विस्तृत जो गाइडलाइन है वो आज दोपहर बाद यहाँ पर जारी होगी। और कल जब गाइडलाइन को लेकर MHA की गाइडलाइन जब आई थी लॉकडाउन को लेकर, तो उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही गृह विभाग के तमाम अधिकारी, चिकित्सा मंत्री खुद देर रात तक जो CM हाउस है वहां पर बैठक हुई और इस बैठक में इस बात पर निर्णय लिया गया है कि आज विस्तृत जो गाइडलाइन है वो जारी की जाएगी। साथ ही जिस तरह से कल मैंने बताया था कि जो मुख्यमंत्री हैं या राज्य सरकारों को ये जो प्रावधान, ये जो एक इसमें छूट मिली है कि जो इंटर स्टेट और इंटर स्टेट जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा सकती है, तो उस पर एक फैसला यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि CM अशोक गहलोत ने भी अन्य राज्यों से ये बात कल की बैठक में ये चीज सामने आई कि यदि अन्य राज्य चाहते हैं तो उनके जो श्रमिक हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से यहाँ के श्रमिकों को वहां छोड़ा जा सकता है और वहां के श्रमिक जो है राजस्थान के उनको यहाँ पर लाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ी चीज ये देखने में आएगी कि यदि दो राज्यों के बीच में आपसी सहमति बनती है तो वहां की और यहाँ की कुछ बसें चला करके श्रमिकों को निःशुल्क वहां तक छोड़ा जाएगा। साथ ही वहां पर फंसे राजस्थानी श्रमिकों को यहाँ लाया जा सकता है। इस तरह से दोनों राज्य जो हैं, यदि वो खर्चे का बंटवारा भी इसमें शायद शामिल होगा कि किस तरह से कुछ बसें वो चलाएंगे, कुछ बसें राजस्थान से जाएंगी। तो यदि ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पर जो श्रमिक है उनको काफी कुछ राहत यहाँ पर मिल सकती है। और जिस तरह से इंटर स्टेट में यदि राज्य की सीमाओं के अंदर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बात है तो उस पर भी आज फैसला हो जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर राज्य की जो परिवहन सेवाएं उनको बहाल किया जा सके। हालांकि जो मेट्रो है, रेल है, इनको और जो एयरलाइंस है इनको बंद रखा गया है और MHA की स्पष्ट गाइडलाइंस में ये निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो टैक्सी है और यहाँ पर लोकल बसेज हैं उनको चलाने के लिए क्या कुछ चीज यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि अलग अलग 5 जोन यहाँ पर बनाए गए हैं, कंटेनमेंट जोन, बफर जोन और ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन। तो उसमें किस तरह की छूट होगी, किस जोन के हिसाब से वो यहाँ पर देखने को होगा। लेकिन कंटेनमेंट और बफर जोन के अंदर ज्यादा कोई छूट यहाँ पर नहीं मिलेगी। हालांकि जो रेड जोन है वहां पर किस तरह से सुविधाएं बहाल की जा सकती है देखने वाली बात होगी। तो वहीं राजस्थान में कोरोना का कहर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 5 दिन के यदि आंकड़ों की बात करें तो रोजाना एक दिन का जो आंकड़ा है वो दूसरे दिन रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पहले दिन, पिछले 5 दिनों की यदि बात करें तो पहले दिन 202 मिले, फिर 206, फिर 213 और अगले दिन फिर से 213 और कल संख्या जो है वो 242 पे यहाँ पर पहुंच गई। इसके साथ ही 5200 के आसपास जो है कोरोना पेशेंट्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लगातार मामले यहाँ नए नए मिल रहे हैं और जो कोरोना पॉजिटिव है उनकी लगातार मौत हो रही है। 132 लोगों की अब तक राजस्थान में कोरोना से मौत हो चुकी है, जो काफी एक गंभीर स्थिति को यहाँ पर दिखाता है। क्योंकि 5200 के आसपास जो मरीज हैं कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर, आज सुबह का जो मेडिकल रिपोर्ट है वो कुछ देर में जारी होगा तो उसके बाद में पता चलेगा कि आज सुबह कितने कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर मिले हैं। लेकिन लगातार कोरोना पॉजिटिव मिलने का सिलसिला जारी है। वहीं एक दूसरी बड़ी बात सामने आई है, भीलवाड़ा मॉडल। जिस भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ हो रही थी, भीलवाड़ा में कई दिनों से नए पेशेंट सामने नहीं आ रहे थे, एक राहत की बात यहाँ पर देखी जा रही थी। तो अब जो भीलवाड़ा है वहां पर भी कल जो 5 जो नए मरीज हैं वो यहाँ पर सामने आए। बीकानेर में 5 मरीज सामने आए थे। चूरू में लगातार जो आंकड़ा है वो यहाँ पर बढ़ रहा है। 13 जो पेशेंट्स है चूरू में वो यहाँ थे और जयपुर में 60 पेशेंट्स कल यहाँ पर जो है आए थे। और इसके साथ ही यदि अन्य जिलों की बात करें तो पाली में 14 है और नागौर में 11 जो पेशेंट्स है वो यहाँ पर सामने आए। तो इस तरह से लगातार जो आंकड़ा है वो यहाँ पर बढ़ रहा है। कल 242 लोग यहाँ पर मिले और सबसे एक बड़ी बात है कि राजस्थान ने अब तक सबसे ज्यादा जो सैंपल्स हैं वो यहाँ पर कलेक्ट किए, उनकी जांच की। करीब 2,31,000 सैंपल्स यहाँ पर राजस्थान में कलेक्ट किए गए और 2,21,000 की रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई, 5,202 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं एक और राहत की बात राजस्थान के लिए कही जा सकती है कि जो रिकवरी केसेज हैं वो करीब 60% के आसपास जो केसेज हैं पॉजिटिव वो रिकवर अब हो चुके हैं। इस तरह से करीब 3,055 जो केसेज हैं वो कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव में तब्दील हो चुके हैं और उनमें से 2,655 को क्वारंटाइन पीरियड जब उन्होंने पूरा कर लिया तो उनको डिस्चार्ज किया जा चुका है। और अब जो एक्टिव केसेज हैं तो करीब 2,016 एक्टिव केसेज हैं। वहीं माइग्रेंट जो आ रहे हैं, माइग्रेंट्स के कारण भी लगातार
जो आंकड़ा है कोरोना का वो यहाँ पर बढ़ रहा है, तो ये एक जरूर चिंता की बात है, क्योंकि लगातार इनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। जहां पर भी माइग्रेंट्स पहुंचते हैं वहां पर उनको क्वारंटाइन भी किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो है आंकड़ा वो लगातार बढ़ रहा है। और देखिए, माइग्रेंट्स हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे वे ट्रेन में आ रहे हैं, बस में आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में दूसरे जो सह यात्री हैं उन पर भी जो एक खतरा बढ़ जाता है कि वो भी जो है कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। तो ये एक बड़ा मामला है। तो वहीं राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भंवरलाल मेघवाल मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। परसों उनकी सर्जरी की गई थी, हेड सर्जरी, ब्रेन हेमरेज के बाद उन्हें एडमिट कराया गया था, मेदांता में एयरलिफ्ट किया गया था। और उसके बाद में उनकी कल MRI, CT स्कैन सहित कई जांचें की गई और उसमें बताया जा रहा है डॉक्टर्स का ये कहना है कि काफी कुछ सुधार यहाँ पर उनकी सेहत में है। खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उन्होंने भी कल मेघवाल के परिजनों से बात की, फोन पर बात करके उन्होंने उनके हालचाल जाने और आज एक बार फिर से कुछ जांचें की जाएगी और उसके बाद में ये अंदाजा लगाया जाएगा कि कितना कुछ रिलीफ है, कितना कुछ सुधार है, वो यहाँ भंवरलाल मेघवाल की सेहत में होता है। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज एक बार फिर बैठकें करेंगे और इन बैठकों में इसी बात पर चर्चा होगी कि किस तरह से लॉकडाउन 4.0 को सफल बनाया जाए, लोगों को किस तरह से राहत दी जाए, लोगों को किस तरह से रिलीफ देकर के जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको यहाँ पर शुरू किया जाए। इन सब चीजों को लेकर भी एक बड़ी चीज यहाँ पर होगी। तो वहीं प्रदेश की जो राजस्थान यूनिवर्सिटी समेत जो अन्य यूनिवर्सिटी उनकी परीक्षाओं को लेकर भी लगातार विवाद चल रहा है और यूनिवर्सिटी प्रशासन जो परीक्षाएं हैं उनको आयोजित करने की बात कह रहा है। तो वहीं स्टूडेंट्स की मांग है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में जो परीक्षा है उनको बिल्कुल ये परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के बीच में ही काम करना अरविंद, और इसीलिए प्रयास भी लगातार सरकारों की तरफ से किए जा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, दिखाएंगे आज की बड़ी खबरें वहां की। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे 4 रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज की तमाम बड़ी खबरें वो दे रहे हैं। बिहार का हाल हमने आपको दिखाया, इसके अलावा हमने आपको राजस्थान का हाल दिखाया। अब सीधे लेकर आपको चलते हैं मध्य प्रदेश। शरद हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। शरद, चिंता की बात तो यह है कि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक जो बड़ी बात है वो मजदूरों के पलायन को लेकर है। आज क्या बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से आपके पास? देखिए, कोरोना एक सबसे बड़ी खबर तो यही है कि कोरोना के मरीजों में लगातार वृद्धि हो रही है और तकरीबन अभी 5000 से ऊपर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं मध्य प्रदेश में। एक अच्छी बात यह भी है कि जो 4.0 है उसमें कई जगह रियायत मिली हुई है। हालांकि इसमें यह भी रियायत है कि जो सीमा है वो पूरी तरह से सील कर दी गई है। साथ ही साथ दुकानों और बाजारों को भी उस तरह से सीमित कर दिया गया है कि उसमें ज़्यादा भीड़ एकत्रित ना हो, यानी कि आर्थिक गतिविधियां संचालित होगी लेकिन वो भी एक सीमित दायरे के अंतर्गत उनको संचालित करना होगा। तो ये मध्य प्रदेश में किस तरह की शुरुआत की गई है। जो आपने सवाल कहा मजदूरों की समस्या को लेकर, तो मजदूरों की समस्या देखिए बहुत लंबे समय के बाद, एक अरसे के बाद इस तरह के हालात बने हैं जब मजदूरों ने पलायन किया है। कोई ऐसा पहले बीच में कभी ऐसा देखने में नहीं आया है। और जब बल्क में जब मजदूर आते हैं तो कोई भी राज्य सरकार हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, उनके लिए परेशानी होती है क्योंकि 2 से 3 लाख प्रत्येक राज्य में यदि मजदूर पहुंच रहे हैं तो उनकी रहने खाने की व्यवस्था सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। और ऐसे समय में जब यहाँ पर पूरा प्रदेश कोरोना के संक्रमण से ग्रसित है, पूरा पुलिस प्रशासन हो, डॉक्टर्स हो, सामान्य प्रशासन हो, सभी लोग जहां एक कोरोना को रोकने में लगे हुए हैं, उस बीच में मजदूरों का अंदर आना, पलायन करना कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती बन जाते हैं। तो ये सभी चीजें भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए भी एक चुनौती बनी हुई है। हालांकि इसमें कोशिश की जा रही है कि सभी को व्यवस्थित इलाज और व्यवस्थित भोजन वगैरह मिले। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि जो भी मजदूर आपके राज्य से आते हैं वो उन्हें सूचित कर दिया जाए कि ये मजदूर यहाँ से निकले हैं और उसके बाद फिर उनकी व्यवस्था करने में समर्थ रहें। क्योंकि जब एकदम से मजदूर जब आते हैं किसी भी राज्य में तो उस राज्य की स्थिति खराब हो जाती है, उस राज्य में बहुत सी अव्यवस्थाएं हो जाती है। तो इसलिए मुख्यमंत्री थोड़ा सा चिंतित है इस चीज को लेकर। मध्य प्रदेश में खबर सबसे बड़ी यह भी है, दूसरे तौर पर यदि देखें कि उपचुनाव होने जा रहे हैं, उपचुनाव जल्दी होने हैं। उसके लिए अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी रणनीति और अपने बिसात बिछाना शुरू कर दी है। बीजेपी ने जहां पे अपने 24 सीटों पर विस्तारकों की नियुक्ति कर दी है, जिसके माध्यम से आगामी उपचुनाव में वो उतरेंगे और उतरने के साथ साथ वो चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। अब इसको लेकर कांग्रेस लगातार अंदर खाने वो भी तैयारी कर रही है और अपने कैंडिडेट्स यानी कि बीजेपी अपने कैंडिडेट्स तो ठीक ही है, बीजेपी के जो नाराज पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री है, उनको भी तोड़कर अपने खेमे में लाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। तो ये जो ग्वालियर चंबल और मालवा निमाड़ के कुछ 2 सीटें हैं और ग्वालियर चंबल की कुछ 20-22 सीटें हैं,
तो इन सीटों पर जो चुनाव होने बहुत ही निर्णायक चुनाव होने, क्योंकि इसी चुनाव के आधार पर तय होगा कि आगामी समय में सरकार की रुख किस तरफ होगा। क्या एक बार फिर से कांग्रेस आ सकती है, क्या एक बार फिर से बीजेपी, या फिर आने वाले फिर 10-5 सालों तक लगातार बनी रह सकती है। तो इन तमाम चीजों के ऊपर होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल इस पूरे मामले को लेकर बैठक की है। बैठक में निर्णय भी लिया गया है। तीसरी सबसे बड़ी खबर है कि मंत्रिमंडल का विस्तार, मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगभग उपचुनाव होने हैं। जितने भी सिंधिया समर्थित विधायक थे उनका कहना था कि उन्हें मंत्री बनाया जाए ताकि वो अपने क्षेत्रों में जा सके, क्योंकि वो मंत्री रहते हैं, उन्होंने अपने अपने पद छोड़े हैं। तो अब स्थिति ऐसी हो गई कि यदि वो नहीं जाते हैं उस क्षेत्र में मंत्री बनकर तो वो चुनाव हार जाएंगे। तो अब ये जो विस्तार हो रहा है तो उसके अंदर कम से कम माना जा सकता है कि 8 से 10 सिंधिया समर्थित विधायक हो सकते हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया था। साथ ही साथ तकरीबन 24 विधायक इसमें मंत्रिमंडल में शपथ ले सकते हैं। इसके लिए माना जा सकता है कि 21 से लेकर 23 के बीच में इस तरह का आयोजन किया जा सकता है मंत्रिमंडल के शपथ का। हालांकि अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी फोरे तौर पर इस तरह की जानकारी बिल्कुल ये भी शरद, वाकई अगर ऐसी स्थितियां हैं तो चुनौती भी होगी इसे संपन्न कराना। पंकज हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। पंकज, आपके पास क्या बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि एक बड़ी जो समस्या है मजदूरों के पलायन को लेकर है। सरकार ने निर्देश तो दिए हैं कि सुनिश्चित करे प्रशासन की कोई दिक्कत ना हो, लेकिन आज की बड़ी खबर मैं आपसे पूछूं तो क्या है? देखिए, सबसे बड़ी खबर मजदूरों को लेकर के ही है कि कई जिलों में झड़प की खबरें, कई जगह से जो नाराज मजदूर थे, चूंकि सीमाएं सील कर दी गई हैं, पैदल आने की अनुमति नहीं है। चाहे वो कानपुर हो, सहारनपुर हो, झांसी हो या अन्य कई अंतर्राज्यीय जो सीमा है वहाँ पे मजदूर, चूँकि सरकार का निर्देश है कि न तो ट्रक से, डीसीएम से, मोटरसाइकिल से प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। उनको रोका गया, चूँकि बसों की व्यवस्था करने में समय लगा तो कई जगह हंगामे भी हुए, लाठीचार्ज भी हुए। दूसरी तरफ जो प्रियंका गांधी के द्वारा राजस्थान से बसें भिजवाई गई थी उसको लेकर के भी सियासत तेज हुई है, क्योंकि 1000 बसों की परमिशन उत्तर प्रदेश सरकार से मांगी थी मजदूरों को एक दूसरे स्थान पर भिजवाने के लिए, लेकिन सरकार ने वो अनुमति नहीं दी। कल बॉर्डर पे ही बस वो खड़ी रही। दूसरी तरफ चूंकि लॉकडाउन 4 में उत्तर प्रदेश सरकार गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार आज सभी मंत्रियों के साथ बैठक करने के बाद, उस गाइडलाइन पे विचार विमर्श करने के बाद राज्य सरकार जो गाइडलाइंस आई है उसी के तहत कुछ मुद्दों को लेकर के अपने सुझाव के साथ ही उस गाइडलाइन में संशोधन करते हुए राज्य सरकार भी अपनी गाइडलाइन उत्तर प्रदेश जारी करेगी थोड़ी देर के बाद। फिलहाल मुख्यमंत्री थोड़ी देर बाद टीम 11 के साथ बैठक करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है वो रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही। आज ये आंकड़ा बढ़ करके 24 घंटे में 208 का पहुंच गया है, जो अब तक के सबसे ज्यादा केस है। लेकिन चिंता 208 की नहीं है, जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं वो 150 से ज्यादा कल कोरोना संक्रमित निकले हैं, जो सरकार के लिए लगातार चिंता का सबब बनी हुई है। खास करके जो मुंबई, दिल्ली, सूरत या पंजाब से आ रहे हैं उनके जो केसेस सामने आ रहे हैं वो जब गांव में जाएंगे या बस्ती में जाएंगे तो और फैलने की आशंका है, क्योंकि जांच की व्यवस्था कोई विशेष नहीं है। थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है जो सिर्फ टेम्परेचर नापता है, लेकिन ऐसे कई केस आए हैं जिसमें लक्षण न होने के बावजूद कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। उसको लेकर के भी अधिकारियों को निर्देश दिए कि बड़े पैमाने पे टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई है। दूसरी तरफ चूंकि जो मजदूर आ रहे हैं, रोजगार की समस्या, खाने पीने की समस्या दिक्कत हो रही है, तो सरकार ने निर्णय लिया है कि उनको रोजगार दिया जाएगा, लेकिन रोजगार का कोई विशेष जरिया नहीं है। जो मनरेगा चल रहा था, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, उसके तहत सरकार का दावा है कि अब तक 20 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। दूसरी तरफ सरकार लगातार, विपक्ष जो है इस मुद्दे पे जो सरकार बयान दे रही कि 90 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, विपक्ष भी हमलावर है कि 90 लाख रोजगार कहां से दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि नरेगा के जरिए रोजगार दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ नरेगा में जो रोजगार की गारंटी है वो 100 दिन, तो बाकी दिन क्या करेंगे। दूसरी तरफ जो लगातार बसों से अपने अपने घर पहुंच रहे हैं, सरकार के द्वारा जो बसें चलाई गई हैं, वो एक चिंता की बात है कि कल से आज तक 3 जगह बसें दुर्घटनाग्रस्त हुई। चाहे नोएडा से बिहार जाने के लिए देवरिया में, कुशीनगर में, उसके साथ साथ
आज अयोध्या में भी सड़क दुर्घटना की बात आई है, बस जा रही थी। इसके अलावा महोबा जो नोएडा से चली थी, हमीरपुर में भी दुर्घटनाग्रस्त हुई है और सभी में यात्री घायल हैं। लेकिन अच्छी चीज़ यही है कि किसी की मौत इस दुर्घटना में नहीं हुई है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारी और एसएसपी को घटनास्थल पर पहुंचने के साथ साथ जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा है। दूसरी तरफ चूंकि परिवहन की बसें चल रही हैं, कई सारे ड्राइवर और परिचालक चिंतित हैं, तो वो ड्यूटी पे नहीं आए तो उनको उनकी सेवाएं जो है समाप्त कर दी गई हैं और उनकी जो धनराशि एक सिक्योरिटी मनी के रूप में जो संविदा कर्मी की जमा होती है वो भी लैप्स कर ली गई है। तीसरी सबसे बड़ी बात है, चूंकि लखनऊ में लॉकडाउन में कोई विशेष छूट देने के मूड में नहीं, जो पहले छूटें थी वो है, लेकिन ग्रीन जोन के अलावा और क्या है, क्योंकि इस गाइडलाइन 4 में सबसे ज़्यादा अधिकार केंद्र सरकार ने राज्यों के ऊपर छोड़ दिया, चाहे वो अंतर्राज्यीय बस सेवा श्रमिकों को लाने के लिए या ले जाने के लिए हो। हालांकि पहले ही उत्तर प्रदेश में खासकर सीमावर्ती जो प्रदेश थे, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली से बसों के एक दूसरे राज्य से अनुमति के बाद आ जा सकी थी। उत्तर प्रदेश बहुत बड़े पैमाने पे बसों से लेकर के आया था, लेकिन मुंबई, सूरत या पंजाब से कैसे यात्री आएंगे, वो जो श्रमिक फंसे हुए हैं वो कैसे आएंगे, वो एक बड़ी बात ये है कि उनको ट्रेन से ही लगभग में लाया जाएगा, क्योंकि जो खास करके जो बॉर्डर एरिया के राज्य हैं वहीं परिवहन सेवाओं को सरकार शुरू करने पे या लाने ले जाने पे और बड़े पैमाने पे बढ़ा सकती है। ये बढ़ा सकती है और ये बढ़ाना जरूरी भी है पंकज, और इसीलिए स्थिति खराब ज्यादा ना हो। फिलहाल शुक्रिया पंकज आपका, अरविंद आपका भी शुक्रिया, और शरद आपका भी शुक्रिया, श्रीकांत आपका शुक्रिया, क्योंकि देश लॉकडाउन है, ऐसे में आप लोग सटीक खबरें, निष्पक्ष खबरें सबसे पहले हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं। रिपोर्टर्स लाइव में सुबह 9 बजे हमारी भी यही कोशिश होती है कि हम सबसे पहले आप तक इस लॉकडाउन में कोरोना से जुड़ी हुई हर खबर, हर अपडेट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे जो रिपोर्टर हैं वो आप तक जो तमाम खबरें हैं वो पहुंचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।